हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली जैसा कि आज हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने राजीव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 का साइंस का सेट है। सेट कोड हमने लिख भी दिया है। 2022 का पेपर है और पेपर कोड है 824BO। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लगभग सारे ये जो कोड होते हैं लगभग सेम ही पेपर का लेवल होता है। बहुत रेयरली एक आध पेपर बहुत कॉम्प्लेक्स पूछ ले जाता है। तो आपके सामने बस मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर दिया है जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और विद प्रूफ आपको इसे लाइव दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि सारे टॉपिक हमारे चैनल पे कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं और मैं लगभग 2 से 3 बार अपने चैनल पे बार पढ़ा चुका हूं। और बस क्वेश्चन इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जो बच्चा हमारा वीडियो अटेंड किया होगा एकदम 100% श्योर आए हुए बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। जो मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूँ वहीं से आए हुए प्रश्न हैं। ऑलरेडी हमने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ शेयर किया है कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो बस उसी का एक प्रमाण आपके सामने दिखाने के लिए मैं पेपर लेकर आया हूँ। फास्ट वे में चलिए सॉल्व करते हैं। वैसे तो साइंस के पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है और इसका मतलब है कि 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी। लेकिन मैं आधे घंटे के अंदर ही पूरा पेपर खत्म कर दूंगा क्योंकि हम टीचर हैं ना। अगर टीचर 1 घंटा सॉल्व करने में लगाएगा तो फिर बच्चा तो 2 घंटा लगाएगा। तो हमारा टारगेट है आधे घंटे के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे सीख रहे हैं वो 1 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर सकें। स्टार्ट करते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है। क्लियर इसमें कहा है कि कोई अवतल दर्पण है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। भाई एक बात बताओ, कोई ऐसा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अवतल तो बनाता नहीं है, तो इसको काट दो, अवतल कभी नहीं बनाता है। उत्तल सीधा बनाता है और समतल सीधा बनाता है। तो जब एक ऑप्शन दिया है समतल या उत्तल तो आप इसी को टिक करेंगे क्योंकि ये दोनों आपके सीधा इमेज बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्लियर। सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। स्वस्थ आंखों के लिए और सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। फैक्चुअल बातें हैं, रट लो। यहाँ पर देखो, चालक में 2 एम्पियर धारा बह रही है, मतलब ये आई दिया है और 2 सेकंड तक प्रवाहित होता है। आपसे पूछा है आवेश की मात्रा, फार्मूला लगा दो, Q बराबर IT, 2 गुणे 2 4। तो ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। दूसरी चीज मैंने अभी परसों के वीडियो में क्लियर बोला था कि लेंज लॉ आप अपने एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। लेंज लॉ क्या है भाई? देखो, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का कौन सा नियम है? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसी को तो लेंज लॉ कहते हैं। लेंज लॉ इसी रूल से निकालते हैं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। अब आपके सामने मैं थोड़ा सा पढ़ कर दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पेपर का सॉल्व सोल्यूशन मैं दे दूंगा। इमेज आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूं कि अब कितने क्वेश्चन बच गए हैं, पूरा ध्यान से आप देखिएगा। पूछा है कि ओम का नियम लिखिए। भाई ओम का नियम क्या होता है? आप पढ़े हैं कि जब किसी तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही तो पढ़े हैं ना। अगर कोई तार है उसकी भौतिक अवस्था को परिवर्तित ना करें, भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब, उसका मटेरियल का गुण, मतलब कणों की जो विशेषता होती है, पदार्थ के कण, उसको मतलब बदलो ना। तो मतलब ओवरऑल आपको तार में कोई बदलाव नहीं करना है। ऐसा गलती मत करना कि मिक्सचर रख दो, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकिल सभी का मिक्सचर वायर बना दो, गड़बड़ हो जाएगा। आपने मटेरियल मिक्स कर दिया ना, ये कुछ भी नहीं करना है। न ताप देना है, न दाब देना है, न ऊष्मा देना है, न हीट देना है। कोई भी आपको तार के साथ छेड़खानी नहीं करना है, प्योर वायर आपको यूज करना है। तो इसका कंडीशन है कि ओम का नियम बिल्कुल क्लियर यही कहता है कि अगर हम तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यही ओम का नियम है, V/I = R। क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है 2 नंबर में, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म बताइए। अरे भाई आप पढ़े हो, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद पास बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पास पास होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगा, एवं जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। सिंपल। 2 पूछा था, मैंने 2 बता दिया, और सुना देते हैं एक्स्ट्रा में। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। सॉल्यूशन हो गया। जहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, जबकि चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर तीव्रता घटती जाती है। बहुत है इतना डेफिनेशन। ठीक है, 2 पूछा था, 4 बता दिए। आगे लिखा है 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। अरे भाई करवाया हुआ क्लास है हमारा, लाइव सेशन जाके देख लीजिए। लाइट का सेशन क्लास नंबर 2 जो सेकंड क्लास हमने लिया वहां पर ये सवाल हमने करवाया हुआ है। बिल्कुल। अब पढ़ते हैं, आपके सामने दिया क्या है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण के सम्मुख 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। बताओ अगर हमने ये क्वेश्चन नहीं करवाया हो तो। चलिए देखिए,
इरेज करते हैं और सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखो सवाल को हमने पढ़ा है और हमेशा मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आप न्यूमेरिकल टच किया करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लग जाते हैं। बिल्कुल क्लियर का है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f बराबर -16 क्योंकि अवतल दर्पण है, तो ये हमने रख दिया। और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख, सॉरी 8 सेंटीमीटर की, तो u बराबर -8। अब एक बात बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाते हैं ना, सोल्यूशन रख दीजिए। v आपसे पूछा है, बस सिंपल v की वैल्यू पूछा है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। जिनको डाउट हो लाइव का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ यूट्यूब का, आप जाके उस पर देख लीजिए। ये सवाल मैंने पता नहीं कितने करवाए, इस पर मैं 4 सवाल करवाया हूँ लाइव क्लास के दौरान। आपको मैंने सब कुछ इंडिकेट कर दिया। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी बराबर -16, u बराबर -8, वैल्यू उठा के रख लीजिए। अब किसी की मैथमेटिक्स कमजोर है तो फिर ये आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या दिया हुआ है, किसी उत्तल लेंस के द्वारा बनाए हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है। बहुत सही। ऑफलाइन सेंटर में मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तल दर्पण का किरण आरेख जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछा है ऑफलाइन सेंटर पे, मेरे प्रत्येक बच्चे जानते हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है। और देखिए आपके सामने मैं बना देता हूँ। कहा क्या है, एक उत्तल दर्पण हमने बनाया, ठीक है। इसमें कहा ये है कि ये होता है F1 और इधर हम कहते हैं 2F1, और इधर साइड हम कहते हैं F2 और इधर साइड हम कहते हैं 2F2। आपसे बोला यह है कि जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, मतलब ऑब्जेक्ट ये है, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट, 2F से आगे है, आगे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, 2F के आगे है और अनंत के पीछे है, तो किरण आरेख बनाते हैं। चलिए देखिए किरण आरेख इसका बनाते हैं। सीधी रेखा जाएगा और समांतर चलने वाली किरणें फोकस से गुजरती हैं, तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। और दूसरी किरण हम चलाएंगे इसके सेंटर से, तो ये देखो सेंटर से जब होके गुजरेगा, इसके प्रकाशिक केंद्र से होके गुजरेगा, तो वो कट कहाँ कर रहा है, लगभग यहाँ। तो ये देखो इमेज आपका यहाँ पर बनेगा। इसका जवाब देखो, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में ये हल्का फुल्का हिल गया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जब आप छोटे कॉपी के छोटे पार्ट में बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर बनेगा। आंसर हमारा क्लियर है। जब वस्तु 2F1 और F1 के पीछे रखा होता है तो इसका इमेज इसके उस पार बनेगा, मतलब 2F2 और फाइनली उसके उस पार बनता है। तो आप ये कह सकते हैं जो इमेज बन रहा है हमारा, ये जो इमेज बन रहा है इसको क्लियर से बनाएंगे तो 2F2 और F2 के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। किरण आरेख हमने बना दिया है, मतलब सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पॉइंट दिख रहा है हल्का तिरछा है, थोड़ा अंदर रहेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, लगभग यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो ये किरण आरेख हमारा ये भी क्लियर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक सेकंड पार्ट और दिया है आपसे। सेकंड पार्ट में ये कहा है कि जब वस्तु ऑन द फोकस हो, ऑन द फोकस, देखिए ये भी छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। ये रहा हमारा सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, और इधर साइड होता है F2 और ये है हमारा 2F2। थोड़ा सा डाटा दाएं बाएं है तो उससे बिल्कुल नहीं परेशान होना। आप जब कॉपी में बनाएंगे छोटा इमेज तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। दूसरे शर्त में कहा है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, ये हमने सीधा लाइन खींचे, ये गुजर जाएगा फोकस से, ये हमारा गुजर जाएगा फोकस से, और जब इसका अगेन इमेज बनाएंगे तो ये सेंटर से कट करेगा, ये सेंटर से, और एग्जैक्ट जाके ये ऑन द 2F कट करेगा। ये देखो ऑन द 2F, बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्ट। तो इससे सीखने वाला कॉन्सेप्ट ये है, किरण आरेख जब बनाएंगे तो एकदम क्लियर सुनिएगा। जब आप 2F पर वस्तु रखेंगे, 2F ऑन द 2F, तो इमेज भी बनेगा ऑन द 2F बट बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण के उस पार बनेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सही है। और आपसे पूछा था अगर अनंत और 2F के बीच रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, तो जवाब दे देना F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, मतलब दर्पण के उस पार F1 तथा F2 के बीच। तो ये दोनों का किरण आरेख पूछा था। ये 4 नंबर का सोचो सवाल पूछा है, बस इतना बनाने का, सिर्फ इतना इंडिकेट करने का। जो बच्चे थियरी पढ़े होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पर, जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको आइए देखते हैं। अब अगले में क्या कहा है, बिल्कुल सिंपल सा कहा है आपके सामने ये कि कोई चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 1 सेकंड के अंदर आंसर देखिएगा। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है,
प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों रिलेशन को मिला दो, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये आपका आ गया कारक। और एक आप एक्स्ट्रा कारक बता देना, ये हमारा स्पेशल नोट है, एनसीईआरटी में भी ये नहीं लिखा होता है, इसको नोट करके कहीं अनदर जगह लिखा होता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। आप अलग तरीके से लिख लेना कि जो प्रतिरोध होता है ये ताप पर भी निर्भर करता है, ये एक इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर हम डाटा एनालिसिस की बात करें तो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, मैं किताबों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो ये पॉइंट है प्रतिरोध ताप से भी प्रभावित होता है, इस पॉइंट को एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट नोट करके अनदर पन्ने पे लिख देता है तो बच्चा भटक जाता है, इसलिए क्लियर याद रखिएगा प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है और इन 3 फैक्टर के अलावा कोई चौथा फैक्टर नहीं है। और इसके बाद आपसे कहा है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के बारे में। चलो भैया देख लो, ये समांतर क्रम में मैं 3 प्रतिरोध बना दे रहा हूं, ये हमने बनाया। आपसे कहा है संबंध, तो आप डाटा पढ़े होंगे, समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है, यही पढ़े हैं ना। समांतर क्रम वो क्रम होता है जहां पर विभव सेम होगा, विभव V, विभव V, विभव V, तीनों का विभव समान होगा, लेकिन करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम सिंपली लाइन लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग एवं विभव का मान समान होता है। ये लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, I1 I2 I3। अब फॉर्मूला लगा दो, हम जानते हैं I बराबर V बाई आर, ये हमने लिख दिया V बाई आर इज इक्वल टू यहाँ पे V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। चूंकि दिया गया है V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V, वैल्यू रख दो, जैसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे V बाई आर इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, V कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही रिलेशन तो आपसे पूछा है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो बच्चा आप भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता उन्हीं बच्चों के अंदर होती है जो पढ़े हुए हैं। अब जो पहली बार इसको पढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, तब तो आप 1.5 घंटा लगा देंगे सॉल्व करने में, इसीलिए मैं फास्ट वे में चल रहा हूँ। ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़े हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन किए हैं। आधे घंटे के अंदर मुझे कॉन्टेंट भी अपना खत्म करना है। सिंपल सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है विद्युत शक्ति का तात्पर्य क्या है। अरे भाई नहीं पढ़े हैं क्या? किसी परिपथ के द्वारा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। सिंपल फॉर्मूला पढ़े हैं ना, P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूले से रिलेशन बनाना सीखो। किसी परिपथ के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की दर उस मशीन की शक्ति कहलाती है। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा लैंग्वेज हो गया। और अभी दिखा रहा हूँ ये 7 नंबर का प्रश्न है, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये 7 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, 7 मार्क्स में। तो फाइनली पावर बराबर हो गया W बाई टी। किसी मशीन के द्वारा कार्य करने की दर उसकी सामर्थ्य कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट में ये दिया है, आपको सवाल जब पढ़ेंगे तो मैं ऑलरेडी लगातार कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लिखा है कि यदि P बराबर 200 वाट हो, वाट, P बराबर 200 वाट हो और वोल्टेज इज इक्वल टू 250 वोल्टेज। आपसे पूछा धारा का मान क्या होगा। बताओ भैया, कितना आसान क्वेश्चन है। धारा का मान P बराबर VI नहीं पढ़े हैं आप? मेरा जस्ट परसों वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मैंने स्पष्ट लिख दिया था कि P बराबर VI फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आएगा, P बराबर I स्क्वायर R फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आएगा, एंड P बराबर V स्क्वायर बाई R इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आएगा। जाके मिला लो और देख लो, यही पूरा प्रश्न 2 कॉपी कर दिया है। मैंने प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर नहीं देखा है, मैं आपके सामने डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं और देख लीजिए इसी पर क्वेश्चन पूछा है। P की जगह पे रख दो 200 इज इक्वल टू, वोल्टेज की जगह रख दो 250। क्या करंट नहीं निकाल पाओगे? आ तो गया आंसर। ठीक, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे बोला है कि हीटर के तार का प्रतिरोध क्या होगा। आ जाइए भैया इस फॉर्मूले पर, यहाँ से करंट का मान आ गया
तो जब करंट की वैल्यू आ गई, हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर देते हैं क्योंकि हमको निकालना पड़ ही जाएगा। चलो हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। तो 200 बराबर इतना है, सो करंट I इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 25, 0 0 कट गया, यहाँ से आ गया 5 चौक 20, 5 पंचे 25, तो करंट की वैल्यू है 0.8 एम्पियर। करंट की वैल्यू है 0.8 एम्पियर। सेकेंड इक्वेशन में रख दो, P बराबर I स्क्वायर R। अब एक बात बताना, पावर हमें दिया है अभी भी 200 वाट है, इज इक्वल टू करंट की वैल्यू है 0.8 इंटू 0.8 इंटू आर। यहाँ से आर निकाल लो, आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बोला है कि 10 घंटे में ऊर्जा क्या होगा। अरे भाई फिर से फॉर्मूला, P बराबर VIT लगा दो, सब पता है। W बराबर VIT फॉर्मूला होता है ना, किया गया कार्य ही तो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। किया गया कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो W बराबर VIT लगा दो। वोल्टेज दिया हुआ है 250, करंट कितनी है 0.8 एम्पियर, और समय कितना है 10 घंटे दिया है। तो 10 घंटे बराबर 60 गुणे 60, क्योंकि हमेशा कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और एकदम अंतिम सवाल पर अब चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन अब दिखा दे आपको, इरेज कर दें इसको। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्यूशन। बस एक बार सिर्फ आप देख लो कि अनसॉल्व पेपर में प्रश्न कैसा आ रहा है। 5 से 6 सेट मैं लगवा दूंगा अपने चैनल पर, बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। देखो सिंपल सा पूछा है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा को लगातार परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ कभी नहीं बदलता या उसकी दिशा एक समान रहती है, वो दिष्ट धारा कहलाता है। डिफरेंस क्लियर। ऐसी धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ऐसी धारा जो समय के साथ कभी नहीं बदलती, जिसका परिमाण कभी नहीं बदलता, दैट इज कॉल्ड दिष्ट धारा। इसके बाद पूछा है कि विद्युत मोटर की संरचना बताइए, सिद्धांत बताइए, कार्यविधि बताइए। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 2 मिनट यहाँ पे टाइम लूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सुन लीजिए, आपको लाइफ टाइम याद हो जाए, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गंभीरतापूर्वक सुनिएगा अब हमारी बातें। अच्छा आप एक बात बताओ, आप देखे होंगे जब गांव वगैरह में खेती की जाती है तो वहाँ पर आज के ज़माने में मोटर लोग सेट कर देते हैं, सुने होंगे ना। बोरिंग करवाई जाती है, फिर मोटर सेट कर दिया जाता है, तो जैसे स्विच ऑन करो पानी देना, मतलब वो जो मशीन है पानी देना स्टार्ट कर देता है। आप जरा एकदम जनरल लॉजिक लगाओ। एक समय होता था आदमी हैंडपंप चलाता था, याद है। एक समय होता था आदमी हैंडपंप चलाता था, तब पानी आता था, तो उसमें मेहनत लगती है ना। और मैं पढ़ाया हूँ कि जब हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये मोटर क्या करता है, ये टुल्लू क्या करते हैं, जो मोटर पंप होते हैं, टुल्लू पंप होते हैं, ये करते क्या है, ये करता इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब आपने स्विच ऑन किया और मोटर खुद ब खुद कार्य करेगा, और जब वो खुद ब खुद कार्य करेगा तो पानी देना स्टार्ट कर देगा। यही रीज़न है कि आप अपने घरों में मोटर यूज़ करते हैं, स्विच ऑन किए पानी आना शुरू। मोटर यूज़ किया जाता है चक्कियों पर। आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में आटा जो मतलब जो गेहूँ होता है, गेहूँ पीसा जाते थे बैल की सहायता से। बैल घूमते थे और उसमें गेहूँ वहूँ रखा जाता था, तो बैल की सहायता से आटा पीसा जाता था। लेकिन जब समय के साथ विज्ञान हमारा आधुनिक हुआ, आगे बढ़ा, तो हमने मोटर का यूज़ करने लगा। छोटी सी चक्की ले आओ, मशीन ले आओ, पट्टा लगाओ और मोटर ऑन करो, गेहूँ पीसना स्टार्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोटर जो है हमारा विद्युत ऊर्जा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा करता है, मतलब हमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसकी संरचना कैसे होगी तो सुन लीजिए। विद्युत मोटर बनाने के लिए 4 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। 2 होता है क्षण चुंबक, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, पहला रिक्वायरमेंट, जिसको चुंबक कहते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कुंडली, कुंडली मतलब आयताकार कुंडली निर्माण करके बीच में रखा जाता है। तीसरा होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या करता है, कुंडली के किनारों पर लगाया जाता है। सर्पी वलय मतलब जो कॉइल हम बनाते हैं, तो कॉइल का कनेक्शन सर्पी वलय से होता है, जिसको हम सर्पी वलय या वृत्ताकार वलय भी कहते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट होता है, जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है ब्रूस कोड या पत्ती, ऐसा कह दो।
कार्बन ब्रुश कोड या पत्ती, ये क्या करता है, ये जो कार्बन की पत्ती होती है ये करंट को देने का काम करता है। जब हम अपने मेन करंट से सप्लाई लेते हैं, मतलब जब आप विद्युत मोटर चलाने के लिए जिस भी प्लग में करंट देते हो, वोल्टेज देते हो, तो जो सप्लाई आप लेते हो ना, वो सप्लाई विद्युत मोटर को मिलती कैसे है, कार्बन ब्रुश कोड के थ्रू, ठीक है। और जो कुंडली हमारी बनती है, इस कुंडली को आज के आधुनिक साइंस में आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर ही वो कुंडली होती है जो कि चुंबक के भीतर नाचती है। तो विद्युत मोटर की ये 4 यूनिट इंपॉर्टेंट है। एक है आयताकार कुंडली, दूसरा है चुंबक, तीसरा है सर्पी वलय और चौथा है ब्रुश कोड, कार्बन ब्रुश कोड। इन चारों को ऐसे जोड़ा जाता है कि जो कुंडली है वो तांबे की कुंडली होती है, उसको आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, परिनालिका शेप, कोई भी शेप दे करके अपने अकॉर्डिंग बना लिया जाता है। लेकिन आपके लेवल पर, क्लास 10th के लेवल पर आयताकार कुंडली बनाया जाता है। चुंबक का काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखना, ठीक है। सर्पी वलय का काम क्या होता है, जब करंट घूमता है तो एक समान करंट की मात्रा दे पाना। सर्पी वलय इसलिए लगाया जाता है ताकि जो करंट की मात्रा मिल रही है वो समान मात्रा में सर्किट को, लूप को, कुंडली को मिल सके। और कार्बन ब्रुश कोड क्या करता है, वो मेन सप्लाई को एक्सेप्ट करता है और यहीं से करंट आगे बढ़ता है। ये 4 पॉइंट है। आपसे पूछता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप जवाब दोगे बलाघूर्ण के सिद्धांत पर, बल युग्म के सिद्धांत पर। फैराडे ने इसको प्रतिपादित किया था। फैराडे ने जो बताया था कि जब किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इस धारा जो कि विरोध करती है, जिसकी वजह से कुंडली घूम पाती है और एक बलयुग्म कार्य करता है। बलयुग्म के कार्य करने की वजह से लूप के जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर घूमना शुरू कर देती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। विद्युत मोटर की इतनी ही बातें आपको लिख देना है बलयुग्म के आधार पर, ठीक है। लूप क्यों घूमती है, जब लूप घूमता है तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली बंद होती है, जिसकी वजह से प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। तो फाइनली यही सब कॉन्सेप्ट है। इन सारी बातों को मिला करके आप जब लिख देंगे तो विद्युत मोटर की संरचना यही है। और आपको लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, अथवा करके 7 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि किसी चालक तार पर लगने वाले बल की मात्रा क्या होगी, तो ये होता है IBL sin थीटा। आप पढ़े होंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार पर लगने वाला बल IBL sin थीटा होता है। कंडीशन बिल्कुल क्लियर गिवन है, आपके सामने पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। सवाल में लिखा है कि जब तार समांतर होगा तो बल क्या होगा। आप जवाब देना, जब तार समांतर होता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री, बल बराबर 0, F बराबर 0। मैं छोटा सा पॉइंट आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक तार रखते हैं L लंबाई का चालक तार, तो इसके ऊपर जो बल लगता है दैट फोर्स इज IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। जब तार समांतर होता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री और बल बराबर 0। यही आंसर पूछा है 7 नंबर में। दूसरा कंडीशन है जब तार लंबवत हो, तो जब तार परपेंडिकुलर होता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री और F बराबर होगा IBL sin 90 और sin 90 1 होता है। सो F की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, F मैक्सिमम बराबर IBL। ये आंसर हो गया, यही आपसे पूछा था। और तीसरा केस दिया है कि जब थीटा बराबर 30 डिग्री हो। अच्छा, यहाँ नहीं गिवन है, 2 ही केस है, चलो जाने दो। कभी कभी दे देता है 60 डिग्री के लिए, तो कुछ करना नहीं है। IBL साइन ऑफ 60 डिग्री, सब कुछ गिवन है सवाल में, धारा का मान दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लगा सकते हैं। बस ये आपका पेपर हमारी तरफ से कंप्लीट। और क्या चाहिए भाई, कंप्लीट सोल्यूशन हमने आधे घंटे 35 मिनट कर लिया। यही आपके फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ओवरऑल फिर से कहना चाह रहा हूँ, आप कुछ भी ना करें, बस जो आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ लीजिए और उतने पार्ट को कम से कम लिख के रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट अनसॉल्व पेपर के साथ। आज के लिए बस फिजिक्स से हमारा पोर्शन है, तो हमने फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं फिर फाइनली नेक्स्ट अनसॉल्व पेपर के साथ।